सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कहा था कि जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर एक साथ आगे चल पाएगा। ओबीसी महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। इसके 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को भी लाभ मिलना चाहिए। साथ ही 2010 में यूपीए सरकार के महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा शामिल नहीं करने पर राहुल गांधी ने खेद भी जताया था। राहुल गांधी के बयान से दोस्तों साफ हो गया था कि विपक्षी दल अभी होने वाले दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगे। और राहुल गांधी के बयान के ठीक 6 दिन बाद यानी आज बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इनमें यादवों की संख्या सबसे ज्यादा 14.26% है। फिर रविदास हैं 5.2%, कोयरी हैं 4.2%, ब्राह्मणों की संख्या 3.65 है। फिर नंबर है राजपूतों का जो 3.45% हैं, मुसहर 3.08% और भूमिहारों की संख्या 2.86% है। कुर्मी 2.80 है, मल्लाह 2.60, बनिया 2.31 और कायस्थ सिर्फ 0.60% है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय जनगणना पर एक किताब जारी करते हुए कहा कि बिहार की जनसंख्या 13,25,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं। राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सवर्ण 15.52% हैं। बिहार में साल 2011-2022 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है दोस्तों, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। आज जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के साथ राज्य में धार्मिक जनसंख्या भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में फिलहाल हिंदू आबादी करीब 82% है, मुस्लिम आबादी 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। अभी बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या 10,61,92,958 है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 2,31,49,925 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की आबादी 8,60,78,686 थी, जबकि मुस्लिम आबादी 1,75,57,809 थी। राज्य के 2,146 लोगों ने अपना कोई धर्म नहीं बताया है। तो इस तरह बिहार सरकार ने सोमवार को यानी 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। दोस्तों, 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। यानी आखिरी बार देश में 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक न तो देश के स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े जारी हुए थे। तो बिहार ऐसा करने वाला
पहला राज्य बन गया। दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी क्योंकि यह समाज में विभाजनकारी हो सकता है। तो दोस्तों, आजादी के बाद 1951 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी की गिनती हुई। जनगणना में एससी एसटी की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। लेकिन देश में जातिगत जनगणना के लिए आवाजें उठती रही हैं। 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बसपा नेता कांशीराम ने उठाई। भारत सरकार ने साल 1979 यानी 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए और एक छात्र ने आत्मदाह भी किया था। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सिंह सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी दोस्तों यही चाहते थे, ऐसा ही चाहते थे। इस दबाव में मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC सर्वे कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 यानी 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में यह जनगणना पूरी हुई, लेकिन इनमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सवाल उठता है दोस्तों कि जब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी तो उसे सार्वजनिक यानी पब्लिक क्यों नहीं किया गया। SECC डेटा 2013 तक जुटाया गया दोस्तों। इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट जब तक तैयार होती तब तक सत्ता बदल गई, मनमोहन सिंह चले गए और 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आ गई। जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि डेटा में 46 लाख कास्ट यानी 46 लाख जातियां और सब जातियां हैं। इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर SECC सर्वे का बाकी डेटा पब्लिक कर दिया। क्योंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ था, लिहाजा इस वजह से कभी मीटिंग ही नहीं हुई। इसलिए जनगणना में जुटाए गए जातियों के आंकड़े जस के तस पड़े हैं और कभी जारी ही नहीं हुए। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जनगणना में जातियों की कुल संख्या भारत में 4,147 थी। SECC 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई हैं। लेकिन देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। सरकार ने कहा है कि पूरा डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है, इसलिए रिजर्वेशन और पॉलिसी मेकिंग में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के सामने दोस्तों मोदी सरकार के 3 तर्क थे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी। इसमें केंद्र सरकार को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स यानी BCC यानी पिछड़े वर्गों का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि 2021 की जनगणना में ही ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की सही स्थिति सामने आ सके। इस याचिका में केंद्र सरकार के अंदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCs पर SECC 2011 के दौरान जुटाए गए डेटा को पब्लिक करने की मांग भी की गई है। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि अब वह सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उद्धव सरकार की पिटीशन पर केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में 3 प्रमुख बातें कही थीं। केंद्र का कहना था कि यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए अदालतों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात जो केंद्र सरकार ने कही थी वो ये थी कि जाति आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। और तीसरी बात जो उसने कही थी कि प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है। तो मोदी सरकार के ये 3 तर्क थे। तो अब सवाल ये उठता है कि मोदी की सरकार जातिगत जनगणना कराने से बचती हुई क्यों दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, खासकर बिहार और यूपी में। आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में और समाजवादी पार्टी ने यूपी में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक भी बने। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से ओबीसी वोटरों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी ओबीसी की तुलना में, यानी क्रीमी लेयर की तुलना में, निचले वर्ग के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को लुभाने में ज्यादा सफल रही। इसलिए बीजेपी ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि सवर्णों और उच्च वर्ग के लोगों के बीच में है। दोस्तों, विशेषज्ञ बताते हैं कि बीजेपी जातिगत गणना से इसलिए कतराती है क्योंकि वह डरती है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। और बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं ज्यादा हो सकती है और यह मंडल 2 जैसी स्थिति पैदा कर सकता है और बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को और आईएनडीआई गठबंधन को नया जीवन भी दे सकता है। यह भी डर है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे बंद करना संभालना मुश्किल हो जाएगा। माना यह जाता है दोस्तों कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना कराने से डर यह भी है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक भी उससे बिखर सकता है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए ओबीसी वोट को नाराज होने से बचाना बड़ी चुनौती है। कई सर्वे इशारा करते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी जातियों में तेजी से पैठ बनाई है। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, जो आने वाले 10 साल में 2 गुने हो गए, डबल हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 के 42% से घटकर मात्र 27% रह गया। तो दोस्तों, जाति के आधार पर जनगणना की बात बहुत संवेदनशील मामला है। हमारे देश में अभी तक इस तरह का इतिहास रहा है कि अगर इस तरह की जनगणना होती है तो उसी आधार पर आरक्षण और दूसरी सुविधाओं की मांग होने लगेगी। ये संख्या के आधार पर होगा तो प्रेशर पॉलिटिक्स काम करने लगेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे मुख्य राजनीतिक दलों की एक दुविधा है। वे पिछड़े अल्पसंख्यकों और वंचित समाज के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वे फॉरवर्ड क्लास का समर्थन भी नहीं खोना चाहते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी इससे बचना चाहती है। तो दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं कि क्या इसके पहले किसी राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की कोशिश की थी। तो इसका जवाब है कि कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो इसका नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया और इस पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धारमैया की सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया और इसके बाद आई सरकारों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जनगणना, जो जातिगत जनगणना हो रही है, इससे विपक्ष आखिर क्या हासिल करना चाहता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिक डेटा 1931 की जनगणना का है। इसके बाद 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा
पब्लिक नहीं किए गए। ऐसे में जाति जनगणना की मांगों से सियासी बवाल मच सकता है। 100 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार देश में 52% ओबीसी आबादी है। किसी भी राज्य में उनकी आबादी 45% से कम नहीं है और कुछ राज्यों में तो यह 60% से भी अधिक है। तो दोस्तों, अगर जातीय जनगणना होती है तो असली आंकड़ा सामने आएगा और इसके आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना होगा। साथ ही पिछड़ी जातियों को मिलने वाले 27% आरक्षण को उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग भी तेज हो जाएगी। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय से यह माना जाता है कि कांग्रेस जाति को सम्मान के भाव से नहीं देखती थी। कांग्रेस को लगता था कि जाति से समाज बिखरता है, जुड़ता नहीं है। 2008 से 2010 के बीच जब महिला आरक्षण का बिल आया था तो कांग्रेस इसके समर्थन में थी, लेकिन इसमें ओबीसी को अलग से सेपरेटली आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी। क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं रह गई है दोस्तों, अब इंडिया अलायंस हो गया है और इस गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है और ये पार्टियां ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुत वोकल हैं, बहुत मुखर हैं। यानी कांग्रेस अब राजद, सपा, जेडीयू और डीएमके के स्वर में बोलने लगी है और यह एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो दोस्तों, महिला आरक्षण में बहस के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं वो सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उकसाने वाली भाषा है। इसके राजनीतिक मायने हैं। महिला आरक्षण का गुणाभाग 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। कांग्रेस और विपक्ष का आकलन है कि पिछड़े वर्ग का 4 से 5% मतदाता भी अगर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है तो चुनाव में बहुत बड़ा उलट फेर हो सकता है। तो बिहार के जातिगत जनगणना के जो परिणाम जो सार्वजनिक हुए हैं, जो डेटा पब्लिक हुआ है, इसको लेकर अब आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी, ओबीसी आरक्षण की मांग बढ़ेगी। और दोस्तों, बिहार के इस डाटा सार्वजनिक होने के बाद बिहार की सवर्ण जातियों में भी बड़ा आक्रोश है और ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर सवर्णों की संख्या कम दिखाई गई है, क्योंकि इसके पहले जो अनुमान थे उनमें ब्राह्मणों की, राजपूतों की, भूमिहारों की और कायस्थों की आबादी ज्यादा बताई जाती थी। लेकिन जो जो परिणाम आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उनमें चौंकाने वाली स्थिति है और ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थों की संख्या अनुमान से काफी कम है। तो इसको लेकर जनगणना के आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल, ये अब बहस आज से शुरू हुई है, लंबी चलेगी और इसका असर भी दूरगामी होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।